इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लेंस का पावर क्या होता है, पावर ऑफ अ लेंस। तो इसे हम कंपेयर करते हुए सीखेंगे। इसके लिए दो लेंसेज है, देखें। एक ऊपर एक लेंस है, ये वाला एक लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, और नीचे एक और कॉन्वेक्स लेंस। तो मान ले कि इंसिडेंट रेज, पैरेलल इंसिडेंट रेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, तो पैरेलल इंसिडेंट रेज कुछ ऐसे इस लेंस पे इंसिडेंट करता है। और मान ले कि इस लेंस का जो फोकस है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, वो कुछ यहां पर है। तो ये जो लाइट रेज है, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद, चूंकि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस होते हुए पार होगा। यही डेफिनेशन है सेकंड प्रिंसिपल फोकस का, कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो तो जिस पॉइंट से रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज पास करे, अर्थात इमेज बने जिस पॉइंट पे, उसी पॉइंट को कहा जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो तो इमेज यहां पर बनेगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस में। और अब मान ले ये जो दूसरा लेंस है, इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस कुछ यहां पर है। इसका जो फोकल लेंथ है, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ये कम है, छोटा है ये। तो जो लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, अर्थात ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में हुआ तो इंसिडेंट रेज जिस तरह का बनेगा, सो ये पैरेलल लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज, रिफ्रैक्शन के बाद इसी पॉइंट से पार होगा। यहां भी यही होगा। तो अब अगर ये पूछा जाए कि कौन सा लेंस लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, इस केस में हम कहेंगे कन्वर्ज कर पा रहा। अगर कॉन्केव लेंस होता तो हम कहते हैं डाइवर्ज कर पा रहा है। देखिए, लेंस का धर्म क्या है? लेंस लाइट रेज को या तो कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। तो हम कॉन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रहे हैं तो हम कहेंगे कन्वर्ज कर रहा है। सो इन दोनों लेंसेज में अगर पावर की बात करें, लेंस में कितनी ताकत है, यही तो है पावर, कितनी ताकत है इसमें। तो ताकत से हम क्या समझेंगे, पावर से हम क्या समझेंगे? लेंस जितना ज्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज कर पाएगा, उसका पावर उतना ज्यादा होगा। तो इन दोनों एग्जांपल्स में कौन सा लेंस है जो लाइट रेज को ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है? वैसे कॉन्केव लेंस होता तो हम कहते कि कौन सा लेंस ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। तो इस केस में दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज में कौन सा लेंस है जो ज्यादा कन्वर्ज कर पा रहा है, ज्यादा लाइट रेज को मोड़ पा रहा है? वो ये दूसरा वाला लेंस है। तो फिर पहले केस में लेंस का जो पावर है ये कम है, और दूसरे केस में जो लेंस का पावर है ये ज्यादा है। अब अगर फोकल लेंथ्स को देखें आप, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ्स को, तो इस केस में ये जो फोकल लेंथ होगा ये कुछ इतना होगा। चलिए, ये इसका फोकल लेंथ है, और इस केस में इसका जो फोकल लेंथ है ये कम है। फोकल लेंथ कम होगा तब जाके ये ज्यादा इसे कन्वर्ज कर पाएगा। कॉन्केव लेंस के केस में कहेंगे ज्यादा डाइवर्ज कर पाएगा जब फोकल लेंथ कम होगा तो। सो ये इसका फोकल लेंथ है एफ डैश्ड। तो हम कह सकते हैं अगर फोकल लेंथ कम हुआ तो इसका पावर ज्यादा, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा हुआ तो इसका पावर कम। तो मैथमेटिकली हम इसे कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है 1 ओवर फोकल लेंथ के, अर्थात ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकल लेंथ के। हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये जो है ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होता है। तो मैं यहां पर लिख दूं कि ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। ये है सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। कैसे, इसमें हम थोड़ी देर में चर्चा कर रहे हैं। तो फिर अगर ये पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोकल लेंथ के साथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ के साथ, तो अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं और इक्वालिटी साइन से इसे सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं पावर
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, हमें नहीं पता ये कांस्टेंट कैसा होगा, सम कांस्टेंट इनटू 1 ओवर सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा। वो ये कि जब न्यूटन ने पहली बार ये देखा था कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो तब तक फोर्स को डिफाइन नहीं किया गया था। उनके पास पूरा का पूरा लिबर्टी था कि वो अपने हिसाब से फोर्स को डिफाइन करे। सिर्फ उन्होंने ये देखा था कि ये फोर्स मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से सब्सटीट्यूट किया तो यहां पर उन्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब देखिए, अगर ये फोर्स ये खुद डिफाइंड नहीं हो, जब न्यूटन ने पहली बार ये देखा था तब ये डिफाइंड नहीं था, मास और एक्सीलरेशन तो डिफाइंड था। तो जब वो इसे डिफाइन कर रहे थे तो उन्होंने इसका डेफिनेशन ही कुछ ऐसा दे दिया कि के का वैल्यू हो गया 1। अगर आपके पास लिबर्टी होता इसे डिफाइन करने का, फोर्स को, और मास और एक्सीलरेशन पहले से डिफाइंड हुआ होता, तो आप इसे कुछ इस तरह से डिफाइन नहीं करते कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 1 हो जाए। तो इसका फायदा यही होता कि ये कैंसिल हो जाता इक्वेशन से और ये बड़ा आसान सा एक इक्वेशन बनता। वैसे अगर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू 2 कर देते फोर्स को इस तरह से डिफाइन करके, तो फिर इससे होता कि हम जब भी इस इक्वेशन को यूज करते हमें यहां पर 2 लिखना पड़ता। सो इस कॉम्प्लिकेसी को हटाने के लिए उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया कुछ इस तरह से कि इस के का वैल्यू ये बन जाए 1। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब कूलम ने पहली बार देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पहले चार्ज और दूसरे चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर्ड के साथ, अर्थात उन दोनों चार्जेस के बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ। तो इसके बाद जब उन्होंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो उनके पास इक्वेशन बना कुछ ऐसा। लेकिन तब तक चार्ज, डिस्टेंस और फोर्स भी डिफाइंड हो चुका था, तो उनके पास लिबर्टी नहीं था कि वो फोर्स को फिर से डिफाइन करे, क्योंकि उस क्वांटिटी को न्यूटन ने पहले ही डिफाइन कर दिया था इस इक्वेशन में। तो उनके पास तो लिबर्टी नहीं रहा कि वो इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू 1 करे। अगर वो इसे 1 कर देते, यूनिटी बना देते, तो फोर्स का डेफिनेशन बदल जाता। तब फोर्स काइनेमेटिक से ना डिफाइंड होके इलेक्ट्रोस्टैटिक से डिफाइंड होता। अगर कूलम इस फॉर्म को न्यूटन से पहले डिराइव किए होते तो वो अपने हिसाब से इस फोर्स का डेफिनेशन रखते। तो इसीलिए यहां पर ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, ये कूलम्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ इसका न्यूमेरिक वैल्यू। और अगर इसके यूनिट की बात करें तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। सो इन सारे टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जा रहा हूं, तो ये 1 नहीं होता। लेकिन ये जो न्यूटन्स कांस्टेंट है, मुझे नहीं कहना चाहिए न्यूटन्स कांस्टेंट, जो भी हो, ये जो न्यूटन्स कांस्टेंट है, ये न्यूटन ने कुछ फोर्स को ऐसे डिफाइन कर दिया कि ये 1 हो गया। मैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इस इक्वेशन में ये जो कांस्टेंट अपीयर कर रहा है। सो अब इसी तरह का आपके पास सिचुएशन है। मान ले आप पहली बार ये देख रहे हैं, या पहली बार आप कॉयल कर रहे हैं एक टर्म को, एक लेंस के पावर। सो इस टर्म को आप डिफाइन कर रहे हैं पहली बार इस दुनिया में, और आपने देखा कि ये पावर, ये फोकल लेंथ के साथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ के साथ, मैं बार बार सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्यों कह रहा हूं पता है? कि इसका जो साइन है पावर का, ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। आप अगर चश्मा पहनते हैं तो आपको भली भांति पता है ये। चलिए मैं इसमें थोड़ी देर बाद बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि ये पावर सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ के साथ प्रोपोर्शनल होता है, और आपने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया और यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया। अब आपके पास भर दुनिया का लिबर्टी है कि आप इस पावर को डिफाइन करें।
तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि k का वैल्यू 5 बन जाए, k का वैल्यू 6 बन जाए, k का वैल्यू 500 बन जाए? आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे? आप इसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि इस k का वैल्यू 1 हो जाए, और जैसे ही k का वैल्यू 1 हो जाता है तो इससे आगे हम कहते हैं पावर इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो यह है पावर का डेफिनेशन। पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस। अब देखें, मैं यहां बार बार सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ क्यों कह रहा हूं? आपने देखा होगा कि लोग चश्मा पहनते हैं, किसी का पावर, लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है, जिसे हम प्लस और माइनस कहते हैं। प्लस पावर है, माइनस पावर है। सो पॉजिटिव नेगेटिव होता है पावर। आपको पता होना चाहिए कि अगर लेंस कन्वर्जिंग है, वो चश्मा वाला लेंस अगर कन्वर्जिंग है, तो फिर पावर पॉजिटिव होता है। उसी तरह से लेंस अगर डाइवर्जिंग होता है, इस केस में हमने एग्जांपल ले लिया, चलिए एक कॉनकेव लेंस का, ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब लेंस डाइवर्जिंग होता है तो उसका जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में अगर हम एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखते हैं तो ये रहे इंसिडेंट लाइट रेज, कुछ ऐसे ये प्रोपगेट कर जाएंगे, और ये लाइट रेज डाइवर्ज्ड हो जाएंगे कुछ ऐसे। चलिए, कुछ ह्यूमन एरर हो सकता है, उसे आप मान के चलिएगा। तो फिर इसका जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो कहां पर बनेगा? वो बनेगा इन दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज को अगर हम आगे की तरफ प्रोपगेट कर दें तो ये दोनों जहां पर जाके मीट करेंगे वहां बनेगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये पॉइंट हो गया इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया इसका फोकस। चलिए एफ डबल डैश मैं इसे कह रहा हूं। तो फिर इन तीनों लेंसेज के लिए पावर्स अगर है P1, P2 और P3, तो चलिए एक बार देख लेते हैं P1, P2, P3 कैसा बनेगा। तो सबसे पहले P1 ये बराबर होगा 1 ओवर F के। ये जो P2 है ये बराबर होगा 1 ओवर F डैश्ड के, और ये जो P3 होगा ये बराबर होगा 1 ओवर F डबल डैश्ड के। ये तीनों सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ्स हैं रेस्पेक्टिव लेंसेज के। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को, तो आप पाएंगे कि P1 से बड़ा होगा P2, ये एक रिलेशन है। लेकिन इस P1 के लिए ये जो फोकल लेंथ है, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है, ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि हम जो मेजर करते हैं वो लेंस के सेंटर से करते हैं, और मेजरमेंट का डायरेक्शन और इंसिडेंट रेज के प्रोपगेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है। उसी तरह से ये भी पॉजिटिव है, एफ डैश्ड। तो इन दोनों केसेस में एफ और एफ डैश्ड दोनों पॉजिटिव है, तो ये पावर्स जो है P1 और P2 ये दोनों पॉजिटिव है। सो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, as f and f dashed are positive, P1 and P2 are also positive, ये दोनों भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर P3 को आप देखें, इस तीसरे लेंस का, इस कॉनकेव लेंस के पावर को, तो चूंकि ये रेसिप्रोकल होता है इसके सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ के, और सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसीलिए ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ इस कॉनकेव लेंस के लिए ये होगा नेगेटिव। तो जैसे ही ये होगा नेगेटिव, एज एफ डबल डैश्ड इज नेगेटिव, P3 is also negative. सो अगर पावर कंसीडर करते हुए फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ को कंसीडर किया जाता, तो फिर कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए जो पावर होता वो नेगेटिव होता, तब होता, ऐसा नहीं कि होता है, अगर किया जाता तो होता। और उसी तरह से जो डाइवर्जिंग लेंसेज होते, जैसे कि इस कॉनकेव लेंस को अगर आप देखें तो ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, इनके जो पावर्स होते
ये फिर पॉजिटिव हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चूंकि हम कंसीडर करते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो इसीलिए कन्वर्जिंग लेंसेज के लिए पावर जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। अब इसके एसआई यूनिट पे बात कर लिया जाए, तो मैं यहीं लिख लेता हूं कि इन एसआई इसका जो यूनिट होगा पावर का क्या होना चाहिए। अगर इस टर्म का आप यूनिट देखें तो फोकल लेंथ, इसका यूनिट होना चाहिए मीटर, तो पावर का यूनिट होना चाहिए 1/मीटर, तो इसका यूनिट होना चाहिए 1/मीटर। सो 1/मीटर। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पर मीटर, लेकिन इस केस में, लेंसेस के केस में, हम इसे एक नया नाम देते हैं जो कि है डायोप्टर, और इसे हम कैपिटल लेटर डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायोप्टर ये है लेंस के पावर का एसआई यूनिट। तो एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। मान ले कि एक लेंस है जिसका सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ ये f, ये कहा गया कि ये है 2 मीटर का। तो इसका पावर कितना होगा, मैं यहां पर, चलिए यहां ड्रॉ कर लेता हूं इसी फिगर में। इसी केस में देख ले, मान ले ये जो f डैश्ड है ये 2 मीटर का है। इस लेंस के लिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ जो है ये 2 मीटर का है, तो इसका पावर कितना। तो चलिए मैं इसे फिलहाल f कह लेता हूं और इसे p कह देता हूं। तो इस केस में जो पावर होगा, ये पावर ये बराबर होगा 1/, इसके फोकल लेंथ के, जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 1/2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.5। इस न्यूमेरिक वैल्यू को इवेल्युएट करें 0.5, और यूनिट इसका पर मीटर। लेकिन लेंस के पावर के केस में हम पर मीटर नहीं कहते हैं, बल्कि कहते हैं डायोप्टर। सो इसी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यह है 0.5 डायोप्टर। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह है 0.5 डायोप्टर।